तो फाइनली द ग्रेटेस्ट डेवलपर का एक शानदार एपिसोड आ चुका है। पूरी सीरीज एक एपिसोड के अंदर ये स्टोरी है साओ किम की, जो कि बन जाता है लियोन फ्रंटेरा, एक ऐसी नोवेल का सैड कैरेक्टर जिसकी पहले मौत हो चुकी है शराब के ओवरडोज के कारण। एक ऐसी सिटी का राजकुमार जो कि पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई है। इन सब बुरी चीजों के बीच में यह है एक शानदार दोस्त जेवियर अरसलान का। इन दोनों की दोस्ती इतनी कमाल की होने वाली है कि सीरीज खत्म हो जाएगी, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स पूरी तरीके से दिमाग में बस के रह जाएंगे। एहसास होगा कि हजार बुरी चीजों के बीच में अगर जेवियर जैसा एक दोस्त साथ में खड़ा हुआ है तो उन हजार चीजों की कोई औकात नहीं है कि तुम्हें नीचे दिखा सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। आज हम एक कुछ शानदार सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू करने वाले हैं। इससे पहले भी किसी ने एक्सप्लेन किया होगा और अब मैं भी इसे ट्राई कर रहा हूँ। मुझे यकीन है जिन्होंने इसे पहले से देख रखा है उन्हें भी इसे दोबारा देखने में बहुत मजा आएगा। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शूटिंग में हम हमारी सीरीज के मेन कैरेक्टर साओ किम को देखते हैं, जो कि एक नए वर्ल्ड के अंदर आ चुका है जहाँ पर इसका नाम है लियोन फ्रंटेरा और इसके साथ में इसका एक बॉडीगार्ड जेवियर भी है और 4 छोटे मॉन्स्टर्स है। लियोन के हाथ में एक फावड़ा है जिसे वो जेन पटकते हुए कहने लगता है, ये कहानी मेरी है एक सिविल इंजीनियर की। जिक्र के साथ में जैसे उसका फावड़ा जेन पर टच होता है, एक ब्लू रंग की लाइट चारों तरफ फैल जाती है, पूरी एरिया कवर कर लेती है। इसके बाद आगे कहता है, मैं लियोन फ्रंटेरा एक सिविल इंजीनियर इस पूरे वर्ल्ड को जल्दी बदलने वाला हूँ। यहाँ पर वो सब कुछ होने वाला है जो कि इस वर्ल्ड ने कोई भी अनुमान नहीं किया होगा। मैं इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। लियोन के इतने के साथ में यहाँ पर जितना भी ये बड़ा एरिया होता है, यहाँ पर बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। कुछ सेकंड्स के अंदर एक सिटी क्रिएट हो जाती है। ये असल में सिटी क्रिएट हुई नहीं है बल्कि एक सिटी का 3D मॉडल है। इसे देखकर लियोन काफी तक खुश जाता है। वो अपने साथ के इस बंदे जेवियर से बोलता है, जेवियर क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? जेवियर बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी लियोन के चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। ये जोर सस्ते आगे बोलता है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे मुझे किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। ये केवल कोई सपना नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा है जो कि किसी भी हालत में मुझे मिलकर रहेगा। लियोन के इतने के साथ में एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिससे हमें पता चल सके यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है कुछ साल पहले का। यहाँ पे एक गाँव है जहाँ पर सिस्टम का एक अलार्म बजता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारी एक विश कंप्लीट हो चुकी है, बजाओ ताली। इसके बाद में हमें दोबारा से हमारे सिस्टम का मेन कैरेक्टर दिखाई देता है साओ किम। इसे अभी तक नहीं पता है कि इसका नाम बदल चुका है और अब ये लियोन फ्रंटेरा है। आंखें खुलने के साथ में इसे अपने आंखों के सामने वो सिस्टम विंडो दिखाई देती है। इसके बाद में अब विंडो पे लिखा हुआ चीज बदल जाती है। वहाँ पर लिखा हुआ है, तुम नाइट ऑफ ब्लड के एक कैरेक्टर बन चुके हो। साओ किम इस नाम को सुनने के साथ में बच जाता है और कहने लगता है, नाइट ऑफ ब्लड, इसको तो मैं जानता हूँ। ये वही नॉवल है जो कि मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा था और इस नॉवल को पढ़ते पढ़ते ही मुझे नींद आ गई थी। सिस्टम कहता है, बहुत अच्छे, तुम इसे पहचान गए। अब तो तुम्हारा यहाँ का सफर और भी शानदार हो जाएगा। ये सुनकर लियोन सोचने लगता है, ये सब हो क्या रहा है? कहीं मैं कोई सपना नहीं देख रहा? कोई विश? मैंने तो कोई विश मांगी ही नहीं। शायद से जब मैं वो नॉवल पढ़ रहा था उस टाइम पर मेरे को अजीब सा खा लिया है जिसका असर अभी मेरे सर के ऊपर है। शायद से मुझे कोई हैंगओवर हो गया है और ये कोई सपना है। ये सोचने के बाद में साओ किम अब इंतजार करने लगता है कि कुछ सेकंड्स के अंदर उसे खुल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी वो काफी चौंक जाता है। जल्दी से उठते हुए कहने लगता है, नहीं ये सपना नहीं है। यानी किसका मतलब मैं सच में किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, जब मैं किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर हूँ तो अभी तक मैं अब यहाँ पे जमीन पे क्यों पड़ा हूँ? मेरा सर रेत की टच हो रहा है। ये सोचते हुए जब लियोन उठता है तो पता चलता है वो इस टाइम पर एक सड़क पर है। उसके हाथ पाँव बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा, पूरी बॉडी कांप रही है। तभी उसके होठ भी सूज जाते हैं, पूरा मुंह बुरी तरह से अकड़ जाता है। वो कहने लगता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरा चेहरा पूरी तरह से अकड़ने लगा है, अब तो मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा। सिस्टम कहता है, तुम्हारा जबड़ा थोड़ा सा हिल चुका है। ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि तुम काफी टाइम से जमीन के ऊपर लेटे हुए थे। ये एक हेल्थ इंजरी है जो कि ठीक हो सकती है। इस स्क्रीन विंडो को देखने के साथ में साओ किम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे सब कुछ पता है। इसके बाद में साओ किम अपने झगड़े को ठीक करते हुए कहने लगता है, जहाँ तक मैंने उस स्टोरी को पढ़ा था उस पूरी स्टोरी के अंदर केवल एक ही बंदा था जो कि सड़क के ऊपर इस तरह से लेटा हुआ था और उसका जबड़ा हिल गया था। उसका नाम था। इसी समय पीछे से आवाज आती है, मास्टर लियोन, तो फिर आप यहाँ पर है। आपको पता है मैं कितने लंबे टाइम से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कहते हुए एक बंदा उसके पहुंचता है जिसके पास एक स्वॉर्ड है। ये एक सोल्जर है और दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम भी है। यहाँ पर आते हुए कहने लगता है, टाइम हो चुका है, अब आप मेरे साथ में लौट जाएं। इस बंदे को देखने के साथ में ही साहो इसे पीछे जाता है और सोचने लगता है, ये तो जेवियर है। नोवेल के अंदर इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है। ये एक बहुत ताकतवर सोल्जर है जिससे फ्रंटेरा फैमिली के सबसे बड़े बेटे की रखवाली का काम मिला है। उसका नाम भी लियोन फ्रंटेरा है और जहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आया है, जिसका मतलब वो लियोन फ्रंटेरा जो कि फ्रंटेरा फैमिली के सभी रिसोर्सेज का अगला मालिक बनने वाला है, वो मैं हूँ। और इसके साथ में एक और चीज क्लियर हो जाती है, मैं इस नोवेल के अंदर आया हूँ लेकिन इसके बावजूद भी मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ। असल में मेन कैरेक्टर जेवियर है। मुझे असल में एक सैड कैरेक्टर का रोल दिया गया है जिसका नोवेल के अंदर कुछ खास रोल नहीं था। साहो जब ये सब सोच के परेशान हो रहा होता है, इस नाम पर जेवियर सुन में आता असल में हो क्या रहा है। बस जेवियर वहाँ सामने की तरफ खड़ा होकर लियोन की इस हरकतें देखकर हंसने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें कैसल का सीन दिखता है।
ये लोएंड फ्रंटियरा कैसल है जहाँ पर ये बॉडीगार्ड जेवियर एक चिमनी को सेटअप कर रहा है ताकि इस रूम को अच्छे से गर्म किया जा सके। ये कहते हुए वो लोएंड से बोलने लगता है कि आपको सच में नहीं पता आप किस तरीके से वहाँ सड़क के बीच पहुंच गए थे और वह बेहोश हो गए थे। लोएंड बोलता है मैंने कहा ना मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम मुझे बताओ। जेवियर कहता है कल सुबह आपने सब जगह पर आतंक मचा दिया था, आप एक गुंडे की तरह हर जगह तोड़फोड़ मचा रहे थे, इसके बाद में आप वहां से भाग गए। ये सब कुछ आपके बहुत ज्यादा पीने की वजह से हुआ है। उस टाइम पर आपका खुद की बॉडी के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं रहता है। आपके भाग जाने के बाद में लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं किसी भी तरीके से आपको ढूंढूं और आपको वापस लेके आऊं, और फिर उसके बाद में मेरी मुलाकात आपसे हुई उस सड़क के बीच में। जेवियर से कुछ कह रहा होता है। इस टाइम पर लॉर्ड का पूरा ध्यान वहाँ फर्श के ऊपर होता है जो कि अभी भी पूरी तरह ठंडा है। वहाँ पर चिमनी जल रही है लेकिन इसके बावजूद भी रूम अभी तक गर्म नहीं हुआ है, और क्योंकि लोएंड असल में एक इंजीनियर है इसलिए उसको ये चीज थोड़ी परेशान करने लगती है। तभी जेवियर बोलता है अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, कल सुबह मैं आपसे फिर से मिलने के लिए आऊंगा और आपको कुछ बताऊंगा यहाँ पर हुआ क्या है। लोएंड बोलता है हाँ बिल्कुल ये तुम्हारा काम है, तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। इसके बाद में जेवियर जाने लगता है। तभी लोएंड कहता है एक मिनट रुको, मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है, क्या हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है? जेवियर बोलता है क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये कहने के बाद में जेवियर थोड़ा रश जाता है और फिर वहां चला जाता है। इसके बाद में लोएंड सोचने लगता है मुझे इस तरह से याद है मैं ठीक इसी जगह की स्टोरी को कल रात को पढ़ रहा था, और फिर उसके बाद में मैंने इस पूरी नोवेल को एकदम एंड तक पढ़ लिया था। मुझे इस तरह से पता है लोएंड फ्रंटियरा के साथ में एंड में जाके क्या होगा। इस नोवेल के एंड तक लोएंड फ्रंटियरा के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होगा, उनकी सारी जमीन उनसे छिन जाएगी, बहुत सारी गलत शर्तों को उनके ऊपर थोप दिया जाएगा, वो गुलाब बन जाएंगे, जिसके बाद में एंड में उसके पास में सुसाइड करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। सबसे पहले लोएंड फ्रंटियरा के पेरेंट्स डिसाइड करेंगे और उस टाइम पर लोएंड डिसाइड करेगा कि उसे अभी अपनी लाइफ थोड़ी और लंबी जीनी है जो कि कुछ खास अच्छी नहीं होगी, पूरी लाइफ भिखारियों की तरह जीना पड़ेगा, केवल एक नशेड़ी की तरह जो कि हमेशा शराब के नशे में धुत होगा अपने गम को छुपाते हुए। और ऐसे ही शराब पीते पीते आखिरी में जाकर लोएंड फ्रंटियरा की भी डेथ हो जाएगी और उस टाइम पर उसके साथ में कोई भी नहीं होगा जो कि उसे संभाल सके। ये सब कुछ याद आने के साथ में ही साउ जल्दी से उठ जाता है और फिर कहने लगता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं अपनी लाइफ को ऐसा नहीं बनने दूंगा, मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में ऐसे जानवरों की जिंदगी नहीं जीनी है जिसका कोई शुरुआत और कोई अंत ना हो, लावारिस मौत, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। इसी समय लोएंड को एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारी विश को एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब तुम्हारे पास में एब्सोल्यूट की स्किल है। सेम ये स्किल लोएंड ने थोड़ा टाइम पहले भी देखी थी जब वो बेहोश था। इस देखकर वो कहने लगता है ये किस तरह की बेकार स्किल है और कौन सी विश, मैंने तो इससे कोई विश मांगी नहीं, क्या ये वो विश है जिसकी वजह से मुझे उस नोवेल का एक साइड कैरेक्टर बनाया गया है? ये सब कहने के बाद में लोएंड परेशान होकर वहीं पे सो जाता है। यहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं। लोएंड के इस महल के अंदर दो बंदे एंटर करते हैं, एक तो उसका बॉडीगार्ड है और दूसरी है लोएंड की मदर। ये दोनों के दोनों लोएंड के सामने खड़े हुए हैं। उसकी मदर लोएंड से बोलने लगती है कल रात को तुमने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं था, हमें पता चला कि तुमने पब में जाकर वहां पर कब्जे तोड़फोड़ मचा दी थी जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद में सामने की तरफ लोएंड दिखाई देता है जिसको इस सब के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, वो बहुत बुरी हालत में बुरी तरह थका हुआ है। इस लेडी की बात सुनकर वो सोचने लगता है मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कल रात को मुझे याद है मैं वो बुक पढ़ रहा था, उसके बाद में इस वर्ल्ड में आ गया। लेडी आगे बोलती है मैं तुमसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उस पब के अंदर जाओ और इस बार उनसे माफी मांग लो। लोएंड सोचता है मुझे अब उस गलती की माफी मांगनी पड़ेगी जो कि अभी तक मैंने की ही नहीं। मैंने तो इस बॉडी को एकदम एंड नाइट में कंट्रोल करना शुरू किया था, लेकिन उससे पहले तो असली लोएंड ही इसे कंट्रोल कर रहा था। उसने जो कांड किया उस सब का भुगतान भी मुझे को करना पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है अभी फिलहाल मैं इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ तो ये सब कर देता हूँ। ये सोचकर वो इस लेडी से बोलता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं उनके पास जाकर माफी मांग लूंगा। ये सुनने के साथ में ही ये लेडी और जेवियर दोनों कब तो चौंक जाते हैं। इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोएंड उनकी बात को मान जाएगा। इसके बाद में हम इस किले के बाहर इस गांव का सीन देखते हैं। दिन हो चुका है, यहाँ पर इस एरिया में काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके पास में अपने बहुत सी चीजें हैं। इसी समय इनमें से एक विलेजर दिखाई देता है। लोएंड और जेवियर दोनों ही उसी तरफ आ रहे हैं। उन दोनों को देखने के साथ में ये जल्दी से दीवार की मुड़ के बैठ जाता है, काफी बुरी तरह से कांपने लगता है। जेवियर के लिए तो ये सब कुछ पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन लोएंड को ये चीज समझ में नहीं आती। वो यहाँ से और आगे बढ़ता है, सामने की तरफ और भी काफी सारे लोग हैं और ये सब के सब भी सेम वैसे बिहेव करते हैं जैसे इनकी नजर लोएंड की ओर पड़ती है। ये सब वहां से भागने लगता है। इसके बाद में लोएंड की नजर एक घर की ओर पड़ती है जहाँ खिड़की से एक बच्चा उसकी तरफ झाँक रहा होता है। लोएंड जैसे उसको दिखता है अंदर की साइड से उस बच्चे की मदर उसके पास में आकर उसे अंदर तक खींच लेती है और उसे कहती है उस आदमी से बिल्कुल भी आई कॉन्टेक्ट बिठाने की जरूरत नहीं है, दोबारा से कभी भी उनकी तरफ देखने की कोशिश मत करना। ये कहने के साथ में उस खिड़की को बंद कर देती है। लोएंड को एक स्क्रीन शो होती है जिसके पे लिखा हुआ है जहाँ के सारे विलेजर्स तुमसे नफरत करते हैं, ये सब तुमसे डरते हैं। लोएंड कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे तो अब तक बिल्कुल पता ही नहीं चला था। इसके बाद में वो जेवियर से कहता है जेवियर एक बात बताओ, तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो कहीं पर रुक सकते हो। जेवियर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लॉर्ड ने आदेश दिया है कि मैं हर हाल में आपके साथ में ही रहूं, कहीं वो हरकत दोबारा ना हो जाए जो कि आपने कल की थी। लोएंड कहता है यानी किसका मतलब तुम यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं हो, मुझ पर नजर रखने के लिए हो? जेवियर कहता है हाँ बिल्कुल मैं इसी के लिए हूँ
और मैं यहाँ पे विलेजर्स का प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि इस विलेजर के अंदर आपको कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन ये सारे विलेजर्स आपकी वजह से खतरे में पड़ सकते हैं। लोरेंट कहता है जेनिस का मतलब यहाँ पे सभी लोग मुझसे डरते हैं, इन सभी के लिए मैं एक गुंडे की तरह हूँ। इसके बाद वो सोचता है जेनिस का मतलब यहाँ मुझे सबसे पहले जो काम करना है वो ये है, इन सभी विलेजर्स के अंदर जो मेरे लिए गलत इमेज बनी हुई है मुझे उसे ठीक करना होगा। इन सभी को बताना होगा मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बदल चुका हूँ। वैसे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेरी फैमिली के ऊपर जितना भी खर्च आए मुझे सारे को उतारना होगा। अगर ये सारे लोग मुझे गैंगस्टर समझते रहे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर किसी तरीके से मैंने अपने ऊपर से सारा कर्जा उतार दिया उसके बाद तो मेरी जिंदगी एक हेवन के बराबर होगी। मैं इस जगह पर भी अपनी लाइफ को काफी अच्छी तरह से जी पाऊंगा। इसके बाद में वो सिस्टम से कहता है सिस्टम क्या किस तरीके से तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो, क्या मेरे पास में कोई चीट कोड स्किल है जैसे कि नॉवल या फिर किसी गेम के अंदर होती है। लोरेंट की बात सुनकर वहाँ सामने की तरफ एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास में टोटल 2 स्किल्स है। फर्स्ट स्किल का नाम है ह्यूमन स्कम, इसे यूज करने पर अपोनेंट की बॉडी पूरी तरह सिकुड़ जाती है। और दूसरे स्किल का नाम है राउडी डंकयार्ड, जिसे यूज करने पर तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा, तुम पूरे गधे बन जाओगे। इसे पढ़कर लोरेंट कहने लगता है ये किस तरह की बकवास स्किल है। इसे कहते हुए वो जिस जगह पर वो स्किल शो हो रही होती है उस जगह पर अपना हाथ घुमाने लगता है। इसे देखकर जेवियर कहता है मास्टर लोरेंट आपको क्या हुआ है, ये आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, उस तरफ पब नहीं है, हमें यहाँ इस तरफ जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस टाइम पर आपने कहा था कि आप उस पब के अंदर जाकर माफी मांगेंगे वो सब कुछ असल में एक झूठ था। लोरेंट कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में आ रहा हूँ। वो बस एकदम से कुछ सोचने लग गया था। जेवियर को लोरेंट की इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, वो लगातार उसी तरफ घूरने लगता है। लोरेंट कहता है तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है। जेवियर कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये दोनों एक दुकान के पास में पहुंचते हैं, ये वही पब है। इसके अंदर लोरेंट एंट्री करता है और लोरेंट के इस पब के